इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में हिमाद्री आइस रिंग के जीर्णोद्धार का 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या रहे मौजूद। सीएम ने खेल अवसंरचना को बताया मजबूत कड़ी। हापुड़ में डीएम कविता मीना का जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। वार्डों में मरीज सुविधाओं और व्यवस्थाओं की गहन जांच की। अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया का लिया जायजा। मसूरी देहरादून मार्ग पर नई डबल लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू। लगभग 12.17 करोड़ रुपए की लागत से होगा आधुनिक पुल तैयार। पर्यटन और यातायात को मिलेगी बड़ी राहत। रामनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का सख्त अभियान। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। भवानीगंज क्षेत्र में नालों के ऊपर बने निर्माण हटाए गए। रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध हुआ तेज। ग्राम शक्तिनगर में टीम को लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई पर हंगामा तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित हिमाद्री आइस रिंग के जीर्णोद्धार के 1 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें, इस मौके पर आइस हॉकी मैच और कई खेल गतिविधियों ने कार्यक्रम को खास बना दिया। बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल अवसंरचना को लगातार मजबूत कर रही है, जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आइस ब्रेकिंग मूवमेंट अब सफल साबित हो चुका है और ये रिंग युवाओं के सपनों का मंच बन गया है। हिमाद्री आइस रिंग के आज 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और आज इस 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश भर से आए हमारे आइस हॉकी के हमारे खिलाड़ियों का बहुत स्वागत किया। निश्चित रूप से ये 1 वर्ष अपने आप में बहुत शानदार रहे। यहाँ पर एशियन चैम्पियनशिप से लेकर नेशनल चैम्पियनशिप की प्रतियोगिताएं हुई, बल्कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ीगणों ने यहाँ पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। खासकर महिला वर्ग ने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए एशियन हॉकी कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कह सकती हूँ कि हमारा ये आइस रिंग बहुत पहले किसी समय इसे सफ़ेद हाथी के रूप में जाना जाता था कि ये अपने आप में सेल्फ सस्टेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि 38 नेशनल गेम में आपने आइस रिंग को पुनर्जीवित करने का काम किया। 8 करोड़ से अधिक की धनराशि देते हुए इसमें 1 किलो मेगावाट का जो है इसमें सोलर पैनल लगाया गया और आज उस सोलर पैनल की मदद से जहाँ पर आइस रिंग अपनी विद्युतीकरण की आवश्यकता को पूर्ण कर पा रहा है, उसके साथ साथ में यूपीसीएल को सप्लाई भी कर पा रहा है। और इतना ही नहीं, आइस रिंग के बनने के बाद से आइस रिंग से जो ऊर्जा निकल रही है, जो वेस्टेज निकल रहा है, उसके माध्यम से हमारे स्विमिंग पूल में वाटर हीट का काम हो रहा है, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे हिमाद्री आइस रिंग, जिसका कि 38 नेशनल गेम के साथ में आज ही की तारीख यानी कि 5 तारीख में जिसका शुभारंभ किया गया, वो लगातार निर्बाध तरीके से कई प्रतियोगिताएं आहूत करने के लिए साक्षी बना है और आगे भी इसी प्रकार से प्रतियोगिताएं, भविष्य में एशियन चैंपियनशिप फिर होने वाली है, उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो लगातार निर्बाध तरीके से काम कर रहा है। तो सही मायने में ये खेल सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण जो है हिमाद्री आइस रिंग है। मैं प्रदेश भर से, देश भर से आए सभी बालक बालिकाओं को इस रिंग में प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए आने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की भी शुभकामनाएं देती हूँ और ओलंपिक की भी शुभकामनाएं देती हूँ।
खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां जिलाधिकारी कविता मीना ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने अनाज मंडी में गेहूं खरीद प्रक्रिया की भी समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल के सभी वार्डों का भ्रमण कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, साफ सफाई और दवाइयों की उपलब्धता की जाँच की। डीएम ने अस्पताल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी मरीज को असुविधा न हो, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाए। जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, उसमें वार्ड्स वगैरह देखे गए, उसमें थोड़ी साफ सफाई की कमी है। पेशेंट से बात की गई, पेशेंट्स यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट पाए गए, डॉक्टर्स टाइम से आते हैं, ट्रीटमेंट उनका हो रहा है लगातार। और जो बाकी कुछ प्रॉब्लम्स थी वार्ड्स में बताया गया कि मच्छरों की बड़ी समस्या है और उससे और भी घातक बीमारियां फैल सकती हैं, तो मलेरिया के डॉक्टर को निर्देशित किया गया वहाँ पे, और फॉगिंग उसकी रेगुलर करा के करेंगे। दूसरा एक वहाँ पे टॉयलेट क्लॉगिंग की एक प्रॉब्लम बताई गई, उसको भी निर्देशित कर दिया गया है कि इसको नेक्स्ट 1 डे में इसको ठीक कर देंगी। बाकी ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके वजह से जो है बहुत धूल उड़ रही है और बच्चों का जो वार्ड है हमारा उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको कवर करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और ये बता दिया कि नेक्स्ट 2 डेज़ में अपना वर्क फिनिश करेंगे। बाकी छोटी मोटी जो खामियां हैं इनको मौका दे रहे हैं, इसको समय से इसको ये सभी चीज़ों का निस्तारित करेंगे। एक यहाँ मेजर इशू है डॉक्टर्स की थोड़ी ड्यूटी वगैरह, हम थोड़ा सा इसको सुव्यवस्थित तरीके से कराएंगे उसमें काम। मैडम, आपने मरीजों का भी हाल चाल जाना, किस तरह से सुविधाएं मिली आपने? पर्यटन नगरी मसूरी में यातायात को सुगम बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें, देहरादून मसूरी मोटर मार्ग पर एक नई आधुनिक डबल लेन पुल का निर्माण शुरू हो गया है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिव मंदिर के निकट 12 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का शिलान्यास किया। अब स्थायी समाधान के रूप में आधुनिक तकनीक से डबल लेन पुल तैयार होगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय पर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। मसूरी की लाइफ लाइन जो मसूरी मोटर का पुल था 16 सितंबर को क्षतिग्रस्त हो गया था। मसूरी का आवागमन पूरे क्षेत्र से टूट गया था। हमने 48 घंटे के अंदर एक वैली ब्रिज बनाकर मसूरी को समर्पित किया। फिर वहाँ के लोगों का आग्रह हुआ कि पुल पर्याप्त नहीं है, एक और बनाइएगा, हमने उसको बनाया और आज 12 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज जिसका शिलान्यास मेरे द्वारा यहाँ पर किया गया। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पर तुरंत ये धनराशि स्वीकृत की। 4 महीने के अंदर इस पुल को पूरा करके हम मसूरी की जनता को प्रेरित करेंगे ताकि आने वाले टूरिस्ट को, हमारे मसूरी के निवासियों को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम करती है और इससे हमारे कई विरोधी परेशान है। दुकान खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दुकान कहीं चल नहीं पाती। अभी एक शराब की दुकान खोल रही थी मेरी विधानसभा क्षेत्र में और पार्ट टाइम 1 घंटे जाकर मुझे गाली देते थे और मैंने वहां की जनता से वायदा किया था कि मैं बोल के जा रहा हूं, मैं क्योंकि बाहर गया था, मैंने दुकान यहाँ पर नहीं खुलेगी, हमने उसको बंद करा दिया। क्योंकि जन भावनाओं का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है और आज जन भावनाओं के अनुरूप का निर्माण यहाँ से शुरू हुआ है और शीघ्र इसका काम शीघ्र अपना एक रिपोर्ट कार्ड आप जनता के में दूंगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितने काम गणेश जोशी ने अपनी विधानसभा में किए हैं पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं हुआ। साथ में आते हैं, चले जाएंगे। ठीक। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जोशी जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने क्रीड़ा को सुनकर यहाँ पे एक निर्माण करवाई शुरू करी। आज इसका शिलान्यास किया गया और जैसे कि संबंधित विभाग ने कहा है कि 4 महीने के अंदर ये जो स्थायी पुल निर्माण होना है ये पुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी के संज्ञान में हमने लंडौर वाला जो हमारा भूदशा वाला एरिया है उसको भी हमने उनके संज्ञान में डाला था क्योंकि ULNMC की रिपोर्ट भी आ चुकी है और संबंधित विभाग तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि संबंधित विभाग तो पालिका ही है, रोड पालिका की है, लेकिन तकनीकी रूप से जो विभाग उस काम को देखेगा वो PWD हमने रिकमेंड करा है कि PWD उस काम को करे। लेकिन अभी जनगणना में सभी अधिकारियों की ड्यूटी होने की वजह से ये काम थोड़ा आधार में लटक गया था, लेकिन अभी एक्शन साहब से बात हुई है,
माननीय मंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि जिन सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है, जिनको हम लंडो रोड पे जिनसे हम काम करवा सकते हैं, उनकी ड्यूटी वहां से हटा करके वहां पे कोई दूसरे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं जनगणना में, और इनको शीघ्र हम इस काम को शुरू करने जा रहे हैं। लंडो वाले काम का हमारी कोशिश है कि हम देखिए विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के हावी हो रखा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनके पास किसी भी तरीके का कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष के पास अगर मुद्दे होते तो मसूरी विधानसभा लड़ने की वो बात करते हैं, लेकिन मसूरी शहर से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। जो उनको बकना होता है वो बक के चले जाते हैं, लेकिन फिर 15 दिन गायब हो जाते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर उपस्थित हो जाते हैं। तो मीडिया के सामने कोई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का, इसलिए मुझे लगता है कि वो बरसात की मेंढक है, वो कुछ महीनों के मेहमान है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी वो मेहमान घर जाकर के बैठे। खबर रामनगर से है, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। रामनगर काशीपुर मार्ग के भवानीगंज क्षेत्र में नालों के ऊपर किए गए निर्माणों को हटाया गया। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में गोपाल सिंह चौहान, सुमित पांडे और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल मौके पर मौजूद रहे। टीम ने नालों के ऊपर बनी पक्की स्लैब और टीम शेड से जेसीबी मशीन से हटाया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर लोगों और पालिका टीम के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। दिए गए निर्देश के अनुसार एसडीएम साहब, सीओ साहब के साथ मिलकर आज यहाँ पर एक काशीपुर रोड पे जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो की गई। इसमें मुख्यतः तौर पे जो नालों के ऊपर जो पट बना के जो अतिक्रमण किया गया है, जिससे हमारे नालों को भी प्रभावित हो रहे थे, और अब बरसात का भी मौसम है तो हमें इस संबंध में भी हमें देखना होगा कि किसी प्रकार से नालों में ओवरफ्लो ना हो, तो ये उसके संबंध में भी था। और साथ ही सड़क किनारे जिस प्रकार का भी अतिक्रमण किया गया है उनको हटाया गया है। अतिक्रमण का रामनगर में लगातार हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, जो कि आने वाले जो समय में है, चाहे पर्यटन सीजन हो या बरसात हो, तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये ड्राइव हमने शुरू की है। तो सड़कों का अतिक्रमण भी हम हटा रहे हैं, और जो नाले पे जो अतिक्रमण है, चूँकि नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो नाले के ऊपर भी जो अतिक्रमण है उसको भी हम हटवा रहे हैं। दूसरा, रामनगर में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें, ग्राम शक्तिनगर क्षेत्र में मंगलवार को मीटर लगाने पहुंची टीम को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्राम शक्तिनगर में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल रामनगर के ग्राम शक्तिनगर में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान पूर्व विधायक रंजीत रावत ने भी ग्रामीणों के साथ मिलकर टीम का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के कारण उपभोक्ताओं को भारी बिजली बिल मिल रही है और फिक्स चार्ज के नाम पर अतिरिक्त वसूली भी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बिलिंग प्रक्रिया और बार बार मीटर बदलने पर भी सवाल उठाए। फिलहाल विरोध के चलते स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है, जबकि विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई पर स्थिति साफ नहीं की गई है। देखिए, स्मार्ट मीटर का पूरे देश में विरोध हो रहा है। मीडिया वाले दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा में, फर्रुखाबाद में लोगों ने सारे मीटर उखाड़ के बिजली दफ्तरों के आगे फेंक दिए हैं। यहाँ भी हम पहले भी विरोध कर चुके हैं, हम पे मुकदमा भी लगाया। तिलकराज बेहड़ जी ने भी विरोध किया था। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये स्मार्ट डकैती है। ये मीटर शाम को जब पीक लोड होता है, जिस समय लोड ज्यादा बढ़ता है लोगों के घरों में, आपके हमारे, तो उस समय ये ज्यादा रीडिंग करके देगा। और 2-2, 2.5, 3-3 लाख के बिल जो है यहीं रामनगर में और हल्द्वानी में लोगों के आ गए हैं। और अडानी की कंपनी के ये मीटर हैं, और हमारा खुला आरोप है अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सारी परिसंपत्तियां जो हैं उसको बेची जा रही हैं, और घर घरों में उसका मीटर भी लगा जा रहा है। इस मीटर का 25,000 की कॉस्ट जो है बाद में जो है बिलों में जोड़ करके किस्तों में आ रही है, और बिल जो है दुगुने से तिगुने से ज्यादा आ रहे हैं, और जो जंप करने के बाद लाखों के बिल आ रहे हैं वो अलग है। पर किए गए हैं तो सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करे ना। कंफ्यूजन दूर करना किसका काम है? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, किस लिए है? ये अडानी के लिए थोड़ी सरकार बनाई है, लोकतंत्र अडानी के लिए थोड़ी है। उसके मीटर लगाने के लिए आप तोप तमंचे राइफलें लेके फोर्स लेके आ गए हैं लोगों के घरों पे, गरीब लोगों को डराने के लिए, उनके डकैती डालने के लिए। ये सरकार लूटने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है, इसीलिए स्मार्ट मीटर को लाई है। नहीं तो बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्या उपभोक्ता ने लगाया है, विभाग ने लगाया है, और विभाग के अधिकारी यहाँ पे जवाब दे रहे हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। और अपग्रेड कर रहे हैं तो इस खंबे को देखो ना, इसको सीधा करो जो घर के अंदर घुसा पड़ा,
ये बिजली के तार खिड़कियों से अंदर जा रहे हैं, एंगल लोगों ने लगा करके इनको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, पोलों को ठीक नहीं कर रहे हैं, तार नहीं बदल रहे हैं, अंडरग्राउंड लाइनें नहीं बना रहे हैं, लेकिन मीटर जो बिल ज्यादा देगा वो उससे अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये इस सरकार की लूट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। एक मुकदमा हम पे यहाँ लग चुका है और हम कह रहे हैं विभाग से, तुम चाहो तो दूसरा तीसरा मुकदमा हमारे खिलाफ लगा लो, हम गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहेंगे। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ है। रामनगर में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक यूनियन के पास से खाली प्लॉट में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर तलाशी की, जिसमें उसके पास से 9 किलो 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कल दिनांक 4 मई को रामनगर पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा काम करते हुए इनके द्वारा एक नशा तस्कर जिसका नाम जो कादिर है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 9 केजी और 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है और एनडीपीएस के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसके अंदर मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेजा जा चुका है। रामनगर में प्रशासन ने नगर क्षेत्र में संचालित मदरसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों की पढ़ाई और वहां की व्यवस्थाओं की गहन जानकारी जुटाई गई। बताते रामनगर में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने मदरसों का निरीक्षण किया। इस संयुक्त टीम में समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। प्रशासन ने बताया कि क्षेत्र में करीब 35 मदरसे संचालित है, जिसमें कुछ मान्यता प्राप्त हैं और कुछ गैर मान्यता प्राप्त हैं। निरीक्षण का उद्देश्य बच्चों की उपस्थिति, उनकी पहचान और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी लेना था। कि आज एक हमने ज्वाइंट टीम थी जो रामनगर में जो मदरसे हैं, टोटल 35 मदरसे हैं, जिसमें कुछ गैर मान्यता प्राप्त हैं, कुछ मान्यता प्राप्त हैं। तो उस संबंध में हमने कुछ मदरसों की आज जांच की है, मौके पे जांच की है। तो मौके पे हमको चूँकि हमको डायरेक्शन थे कि मौके पे जांच करेंगे और ये देखेंगे कि बाहर के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो किसके माध्यम से वहाँ पे आए हुए हैं। तो उसी को लेके आज हम लोगों ने कई मदरसों में आज विजिट की है। तो जो मौके पे हमको बच्चे मिले हैं वो सभी बच्चे लोकल के थे, बाहर का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा था। और जो अधिकतर जो मदरसे हैं वो वहाँ पे कोई भी बच्चा अभी अध्ययनरत नहीं था, कोई भी बच्चे अभी नहीं रह रहे थे। तो मदरसे के जो आपका मुफ्ती होते हैं उनका कहना ये है कि अभी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, और मकतब टाइप का बताते हैं कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए आते हैं, लोकल के आते हैं, और उसके बाद वो जैसे ट्यूशन होता है उसी तरह वो चले जाते हैं। बाहर का कोई बच्चा यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा है। खबर मसूरी से है, जहां देहरादून मसूरी मार्ग पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल है। मसूरी के पास सोमवार करीब 5:30 पर ट्रक लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक देहरादून से कोल्ड ड्रिंक, तेल और राशन लेकर उत्तरकाशी जा रहा था। हादसे में चालक मुबारक निवासी सैंसपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हेल्पर साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग और बाद में एनडीआरएफ टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों को खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जाँच में चालक को नींद की झपकी आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया। ये ट्रक के बारे में सूचना मिली थी, करीब सुबह 5:30 बजे के आसपास सूचना मिली थी। एक ट्रक खाई में गिर गया। सूचना पर पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पे आई तो देखा कि एक ट्रक जो देहरादून से चला उत्तरकाशी जाना था, इसको सड़क से नीचे करीब 100 मीटर नीचे खाई में गिर गया था। कितने लोग इसमें सवार थे और क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? नहीं, इसमें 2 लोग सवार थे और एक की संभवतः मृत्यु हो गई, एक घायल है। बाकी 108 के कर्मचारी भी नीचे उन्हें फर्स्ट एड दे रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम भी आ गई है मौके पर और उसको घायल को निकालने का और फिर मृतक की डेड बॉडी निकालने का प्रयास किया। वजह क्या मान रहे हैं सर? अभी स्पष्ट तो नहीं हुई वजह, लेकिन ये लगता है कि शायद नींद के झोंके में ऐसा कुछ हुआ हो, संभवतः ऐसा ही लग रहा है। और बाकी जब विस्तृत जांच की जाएगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। टिमली गांव है, वहाँ के हैं मूल रूप से। हाँ, ये जानकारी के परिजनों को दे दी गई है, बाकी ट्रक मालिक को भी दे दी है।
खबर हरिद्वार से है, जहां नर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। इसी बीच जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में एकता विहार देहरादून स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर नर्सिंग अभ्यर्थियों का समर्थन किया। दरअसल नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडी के नेतृत्व में अभ्यर्थी पिछले 100 दिनों से वर्षवार भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। बता दें, हेमा भंडारी ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव से हजारों युवा आयु सीमा के कारण बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड काल में यही युवा फ्रंट लाइन पर थे, लेकिन आज बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। पार्टी ने मांग की कि भर्ती को पुरानी वर्षवार प्रक्रिया के तहत बहाल किया जाए, आयु सीमा से बाहर अभ्यर्थियों को राहत दी जाए और रिक्त पदों पर जल्द भर्ती हो। मथुरा के कोसी कला क्षेत्र से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बता दें, कोसी कला थाना पुलिस को 29 अप्रैल 2026 की लूट की वारदात में शामिल आरोपियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर न्यू कोसी कामर रोड तिराहा के पास पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान बाइक सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से दोनों आरोपी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही इनके आपराधिक इतिहास की भी जाँच की जा रही है। ये आज से 2 दिन पूर्व थाना कोसी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें कि मोटरसाइकिल सवार 2 लोग आए और एक महिला जो कि जा रही थी उनका कुंडल छीन ले गए थे। उससे वो महिला चोटिल भी हुई थी। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई थी। आज तड़के थाना कोसी की टीम और इन 2 बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम दुष्यंत और सौरभ हैं। दोनों ही पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं। इनमें से एक अपराधी के ऊपर मर्डर के भी मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि यह पैरोल पर बाहर आया हुआ था। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। दोनों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनके पास से वो कुंडल जो कि इन्होंने लूटा था वो बरामद कर लिया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली गई है। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक ले नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।